दोस्तों स्पेस को लेकर के एक गजब की होड़ अभी लगी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि यूएस चाइना के बीच में तो कंपटीशन एक तरफ चल ही रहा है, जिस तरीके से कोल्ड वॉर पीरियड में यूएसएसआर और यूएसए के बीच चला करता था। बट आज के समय में देखा जाए तो चाइना और रशिया के बीच की जो जुगलबंदी है ना, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसके लिए इंडिया ने देखो वेस्ट को पहले भी चेता दिया कि देखो आप जिस तरीके से रशिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो, उसका खामियाजा ये होगा कि रशिया लगातार चाइना की तरफ चलता चला जाएगा। और इसी का एक कल्मिनेशन या मैनिफेस्टेशन आप देख सकते हो कि रशिया और चाइना मिलकर के अनाउंस कर चुके हैं कि हम आने वाले कुछ समय में 2035 तक लूनर सरफेस के ऊपर हमारा न्यूक्लियर प्लांट लॉन्च करने वाले हैं, जिसके चलते हमारे जितने भी स्पेस मिशंस होंगे, पर्टिकुलरली लूनर मिशन या उससे ज़्यादा दूर की और कोई सेलेस्टियल बॉडी को एक्सप्लोर करने का कोई मिशन होगा, तो वहां पर हम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं। आज अगर 50 साल पहले की बात की जाए तो नासा का जो अपोलो 11 लॉन्च हुआ था, जो जिसने लैंडिंग की थी, पहली बार ह्यूमन लैंडिंग हुई थी मून सरफेस पे, तो उस टाइम पर एक गजब की स्टेटमेंट निकल के आई थी। वो ये थी कि उस समय पे लिया हुआ एक छोटा कदम आने वाले समय के लिए जो मैनकाइंड है उसके लिए बहुत गजब के कदम साबित होंगे। और ये एक रियलिटी होती हुई दिखाई दे रही है कि 50 साल पहले जो बात बोली गई थी वो कहीं ना कहीं एक सच्चाई की तरफ बढ़ती चली जा रही है। और आज देखा जाए ना तो उस समय तो चलो फिर भी दो ही देशों के बीच में कंपटीशन था, आज तो मल्टीपल कंट्रीज अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दौड़ में इंडिया भी पीछे नहीं है। इन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या होता है ये सारा कंपटीशन का मेन माजरा, या फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है अभी के टाइम पे चाइना रशिया के बीच के कोलैबोरेशन और साथ में यूएसए के साथ कंपटीशन, और इंडिया ने किस तरीके से स्पेस मिशंस को एक्सप्लोर करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसको रेगुलेट करने से संबंधित जो ओपन स्पेस ट्रीटी है उसका क्या स्टेटस है, क्या बोलती है वो, और किस तरीके से आगे पीसफुल मैनर में स्पेस को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखो स्पेशल ऑफर चल रहा है 10 मार्च तक, ठीक है। संकल्प ज्वाइन कर सकते हो, टाइटन ज्वाइन कर सकते हो, प्रहार, प्रारंभ, कोई सा भी कोर्स आपको ठीक लगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जिनकी डिटेल्स आपको बार बार दी जा चुकी हैं, तो आप इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे वो ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को गजब का बूस्ट दे सकते हो, ठीक है। और इससे रिलेटेड और कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर करिए, वहां पर सारी डिटेल्स और मिल जाएंगी, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, वहां पर आप हमें रीच आउट कर सकते हो आराम से, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो देखो बात ऐसी है कि जब स्पेस की हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपीएससी आईएएस का प्रीलिम्स का पेपर क्वेश्चन है 1999 का, कि लो टेम्परेचर क्रायोजेनिक फाइंड एप्लीकेशन इन, लो टेम्परेचर एप्लीकेशंस आपको कहां पर देखने को मिलती है। चार ऑप्शंस हैं, आपको आंसर देना है, और इसका आंसर मैं वैसे लास्ट में दूंगा आपको, और अपनी तरफ से आप आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देते चलिए और सोचिए इसके बारे में। तो देखो मुद्दा कुछ ऐसा है कि मून लैंडिंग को लेकर के लगातार एक्सप्लोरेशन अभी हो रहे हैं, कंपटीशन गजब का चल रहा है, और ये रशिया और चाइना वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला सेगमेंट है, ये तो एक गजब ही डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि इन्होंने इतना एम्बिशियसली टारगेट किया है कि हम 2035 में अचीव कर लेंगे इस टारगेट को। तो ऐसे में हमें समझना होगा कि ये वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगा रहे हैं। भाई सोलर एनर्जी भी तो एक ऑप्शन है ना, पर प्रॉब्लम क्या है, मून पर 14 दिन की रात 14 दिन का दिन होता है। इस तरीके से ये लंबी रात जो है ना वो फिर एनर्जी सप्लाई नहीं दे पाएगी, और यही चीज अभी यूएसए भी सोच रहा है। यूएसए का ये सोचना है कि जिस तरीके से चाइना जिस स्पीड के साथ में अपने मिशंस लॉन्च कर रहा है, उस तरीके से यूएसए चुप नहीं बैठ सकता। नहीं तो आपको पता है सबसे पहले यूएसए ने आज के 50-60 साल पहले ही अपना खुद का ह्यूमन मिशन है वो लॉन्च कर दिया था, पर एक बार फिर से जागना पड़ रहा है। आर्टेमिस करके अपना एक प्रोजेक्ट है यूएसए का, आर्टेमिस सेकंड, जिसमें 2025 में सितंबर मंथ में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा मून सरफेस पे, और वो 2026 तक तो लैंड करेंगे, और फिर वहां पर लगभग 30 दिन का सर्वे करके वापस धरती की तरफ आएंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं यूएसए के लिए एक ट्रिगर का काम भी कर गई है, और ये मोर और लेस कोल्ड वॉर वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जहां पर चाइना जो कि यूएसए के सपोर्ट के आधार पर ही स्पेस एक्सप्लोरेशन में लग गया, पर होता क्या है कि 2011 आते ही नासा ने सपोर्ट देना बंद कर दिया, और चाइना का जो एक स्पेस में जो एक्सपोजर था उस पर एक बार ब्रेक लग गया, और वो दिल पे लग गई भाई चाइना के कि यार हमें इतना आगे ला करके नासा ने धोखा दे दिया। तो नासा को फिर जवाब देने के लिए चाइना ने अपने खुद के बहुत गजब के टेक्नोलॉजिकल स्पेस मिशंस डेवलप किए, और आज चाइना जो है अपना खुद का स्पेस
स्पेस स्टेशन का प्रोग्राम रन करा रहा है। इसके अलावा रशिया के साथ मिलकर के, या फिर जो कंट्रीज भी यूएसए से बिल्कुल भी नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने पाले में बांटता चला जा रहा है। आज केवल रशिया ही नहीं है, पाकिस्तान और वेनेजुएला को भी साथ लेकर के चल रहा है चाइना, कि कैसे भी करके अपने आसपास के, देखो यूएसए के साथ तो वैसे है एक आइडियोलॉजिकल मान लो या फिर इंटरनेशनल सुपर पावर का कंपटीशन है, और इंडिया के साथ में कंपटीशन है, उसके चलते पाकिस्तान को साथ लेकर के चल रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गजब की डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो सारी रेस चल रही है ना, इस सारी रेस में अभी तक लगभग 5 कंट्रीज हैं वो तो लूनर सरफेस पे उतर चुके हैं, जिनमें चौथे नंबर पे था इंडिया और 5वें नंबर पे अभी जापान 2024 में ही लैंड कर गया है। अब देखो सवाल ये है कि ये इतनी स्पीड के साथ में ये होड़ जो लगी हुई है, इसके कारण क्या है? देखो इसके पीछे कारण है रिसोर्स। सबसे पहली चीज तो कि यूएसए का तो ये सोचना है, और चाइना की तरफ से भी ये जो एग्रेशन है ना, वो मोर और लेस इसी तरफ है। और हमने भी इस बात को प्रिटेंड किया, समझा कि जिस तरीके से मून के साउथ पोल पर जो लैंडिंग हुई है इंडियन चंद्रयान 3 की, तो हमने उसको नाम दे दिया शिव शक्ति पॉइंट। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, बट ये नाम देना क्यों ज़रूरी था? नाम ये है कि भाई सीधी बात है, आने वाले समय पर जिस तरीके से कंपटीशन चल रहा है स्पेस को लेकर के, तो वहां पर जो भी कंट्रीज अपनी पोजीशन को स्ट्रांग बनाएंगे, वो क्लेम करने लग जाएंगे कि भैया ये प्लेस तो हमारी है, आप बाहर निकलो। अब साउथ पोल क्या है, बाकी एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा प्रॉमिसिंग है। कैसे प्रॉमिसिंग है? एक तो वहां पर वाटर की पोजीशन है ना, वो कहीं ना कहीं अच्छी खासी दिखाई दे रही है, वाटर की अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और इस बात को एक तरीके से जस्टिफाई भी कर दिया था हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था ना 2008 में, उसने 2009 में ही बता दिए थे कि भाई चांद पर पानी तो है, और पानी मिलेगा कहाँ पर? बड़ी बड़ी जो क्रेटर्स हैं, मतलब ज्वालामुखी का जो ऊपर का द्वार होता है जो पैक हो जाता है, वहां पर आपको पानी मिलेगा, और वो भी बर्फ के फॉर्म में। एक तो देखो पानी की प्रेजेंस, उस पानी का यूज कैसे किया जाएगा? सीधी बात है, वहां पर अगर रॉकेट्स जा रहे हैं तो मून से फिर बाद में फर्दर एक्सप्लोरेशन, या फिर मून से दोबारा अर्थ की तरफ अगर आने के लिए आपको रॉकेट में फ्यूल की जरूरत हो, तो आपको चाहिए होती है लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो क्यों ना उस पानी को ही कन्वर्ट कर दोगी इस फ्यूल के तौर पे? ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बताई जा रही है, कि वहां पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाएंगे, जिसके चलते हम हमारी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पर एक इंपॉर्टेंट आइसोटॉप ऑफ हीलियम, हीलियम 3 जो है, उसकी पोजीशन वहां पर बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है, कहो कि क्वांटिटी अच्छी खासी बताई जा रही है, जिसके चलते हम यहां पर अर्थ पर हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो आने वाली कई सेंचुरीज तक पूरी कर सकते हैं। तो ये कारण बताए जाते हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं एक ये गजब का कंपटीशन चल रहा है, और उसमें सबसे आगे कौन चल रहा है? चाइना और यूएसए। यूएसए तो बेशक एक बार सो गया था, बट वही चीज है कि अब एक बार फिर से चाइना ने उसको जगा दिया है। वैसे देखा जाए ना, तो मून एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज के लिए 4 अप्रोचेज अपनाई जाती है। एक तो फ्लाई बाई में क्या होता है कि अर्थ सरफेस से आपने भेजा आपका स्पेसक्राफ्ट, और वो पास से होकर के निकल गया, चलो जी, मून सरफेस के बारे में थोड़ी बहुत आपने स्टडी कर दी। इसको आप बोल सकते हो एक रिकॉनेसेंस मिशन, जहां पर सर्वेक्षण किया गया कि हाँ जी क्या है क्या नहीं है। एक होता है ऑर्बिटर, जो मून के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है, जैसे कि हमारा चंद्रयान फर्स्ट था वो ऑर्बिटर मोर और लेस। इसके अलावा देखा जाए, एक होती है आपकी हार्ड लैंडिंग और एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग में क्या होता है कि आपका जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसको, या उसमें से एक हिस्सा निकाल करके और जोर से आप स्ट्राइक करवाते हो हार्ड लैंड मून सरफेस पे, जिससे कि उसमें खड्डा हो जाए और उस खड्डे की आप थोड़ी सी स्टडी कर सको उस ऑर्बिटर के आधार पर। तो ये एक तरीका है, बट कई बार अनइंटेंशनल हार्ड लैंडिंग भी हो जाती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, राइट? 2 तो हमारा फेल हो गया था ना। 2 क्यों हुआ था? क्योंकि वो अनइंटेंशनल, हम नहीं चाह रहे थे, हम चाहते थे सॉफ्ट लैंडिंग, शांति से वहां उतर जाता, बट वो एकदम से क्रैश कर गया। रशिया का लूना 25 समथिंग कुछ था, वो भी इसी तरीके से क्रैश कर गया था। और फिर आती है आपकी सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें आपने देखी होगी कि किस तरीके से हमारा अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 का ये जो लैंडर था, ये इस तरीके से लैंड करता हुआ दिखाई दिया। ये इमेज देखते हैं, आपको वो दिन याद आ गया होगा कि किस तरीके से चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था हमारा वहां पर। इसके साथ ही देखा जाए तो इस मिशन से बहुत सारी एक्सप्लोरेशन सरफेस पे आप एक्सप्लोर कर पाते हो। इसमें से फिर हमारा रोवर निकला, गाड़ी निकली एक, है ना, बड़ा सा रोबोट गाड़ी, और उसने फिर एक्सप्लोरेशन करके कई इमेजेस, कई सारे डेटाज अवेलेबल कराए। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया वैसे ही वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना। सिमिलर लाइंस पर अभी लगातार कंपटीशन बना हुआ है यूएस और चाइना के बीच में। अब देखो, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो कंपटीशन है उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी,
ठीक है, कि ये कैसे भी करके वहां पर अपनी टेरिटरी क्लेम करना चाहते हैं। पर टेरिटरी क्लेम करने से पहले ये सोचने वाली बात है कि आउटर स्पेस को अगर बात करें तो ये तो कॉमन गुड के तौर पे देखा गया है कि हाँ भाई इसके ऊपर किसी भी कंट्री की कोई अथॉरिटी नहीं होगी। और ये सारे प्रोविजन हमने मोर और लेस किसके अंडर में देखे, हमारी जो स्पेस है, जिन आप कह सकते हो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, उसकी जिसमें आर्टिकल 2 क्या कहता है कि देखो आउटर स्पेस जो है, चाहे उसमें मून है या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, वो किसी भी नेशनल टेरिटरी या नेशनल क्लेम के अंडर नहीं आएगा। यहां पर कोई भी कंट्री अपनी क्लेम नहीं दे पाएगा। बट अगेन यहां पर इशू क्या आ रहा है, इंटरप्रिटेशन का। 2015 के लगभग बराक ओबामा, ठीक है, यूएसए के प्रेसिडेंट उस टाइम पे थे, तो उनके टाइम पर इस आउटर स्पेस ट्रीटी को रीइंटरप्रेट किया गया, जिसके चलते चाइना भी फिर अब बिल्कुल पीछे नहीं है। अब आप देखोगे कि ये जो आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, इसमें आर्टिकल 4 है, ये कहता है कि किसी भी तरीके से वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए आउटर स्पेस का। बट अगेन यहां पर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से कंपटीशन इन कंट्रीज के बीच में चल रहा है, स्पेसिफिकली चाइना और यूएसए, इनके बीच में एक गजब की दौड़ लग गई है। ठीक है, और इस दौड़ का क्या आउटकम होगा कुछ पता नहीं। वैसे देखा जाए तो अभी के टाइम पर जापान का स्लिम लूनार लैंडर, ठीक है, साउथ कोरिया का दनुरी लूनार ऑर्बिटर, इसके अलावा आप यूएई का देखो राशिद लूनार रोवर, रशिया का लूनार 25 लूनार लैंडर, इसके अलावा हमारा चंद्रयान 3, ये सारे अभी रिसेंट टाइम के लूनर मिशन हैं जो ये शो करते हैं कि वाकई में कितना गजब का कंपटीशन चल रहा है। कोई अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करना चाहता है, कोई वहां पर रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम करना चाहता है, और इस तरीके से ये कंपटीशन कहीं डेडलीस्ट ना साबित हो जाए। तो इसके लिए ऑप्शन देखो यही निकल के आता है कि ये जो कंपटीशन जिस तरीके से चल रहा है, इसमें इन कंट्रीज को आउटर स्पेस ट्रीटी है ना, उसको प्रॉपरली रिव्यू करने की जरूरत है। वैसे देखा जाए तो यूएसए की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया भी गया है। उस इनिशिएटिव को बोला गया है, बोला अगर इंटरनेशनल ट्रीटी अगर कोई की जाती है तो वहां पर यूनाइटेड नेशन के अंडर में होनी चाहिए। यूएसए क्यों लीड कर रहा है इसको? इसलिए रशिया ने तो बोल दिया कि बोला हमें यूक्रेन के मामले में बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं मिल रहा, इसके चक्कर में हम तो साथ देंगे नहीं। और चाइना ने ये बोल दिया कि यूनाइटेड नेशन के अंडर में अगर ये ट्रीटी हो तो बात सही है, अदरवाइज हम इसको बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। वैसे देखा जाए तो इंडिया देखो आर्टेमिस अकॉर्ड को बिल्कुल ज्वाइन कर चुका है। टारगेट क्या है? अगेन वही पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस। अब देखो देखने वाली बात यह है कि जो ये रेस लगी है ना, इसके क्या आउटकम्स होते हैं, किस तरीके से आगे हम मिशंस लेके जाने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो देखो गगनयान का प्रोग्राम तो आपको पता ऑलरेडी कितनी सारी चीजें आपके पास में आ चुकी है। बट 2040 तक हमारा भी टारगेट है कि हमारा भी एक ह्यूमन मिशन जो है वो चांद की सतह तक उतार दें। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत गजब की डेवलपमेंट्स हमने अभी डिस्कस की है कि आउटर स्पेस को लेकर के कैसे कॉम्पीट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज। देखो कॉम्पिटिशन देखा जाए ना तो ठीक बात है, बट कंपटीशन से जब नुकसान होने का डर हो ना तो वो घातक साबित हो जाता है। ठीक है, लास्ट में फिर आपके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आपका यहां पर आ जाता है, जिसमें क्रायोजेनिक जो कॉन्सेप्ट हमने बोला कि है ना, बिल्कुल बिलो जीरो टेम्परेचर पे आप कौन कौन से प्रोसेसेस रन कराते हो। तो देखो रॉकेट ट्रैवल तो आ ही जाता है इसमें, इसके अलावा सर्जरीज भी आ जाती हैं, और इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन भी आ जाता है इसमें। मैग्नेटिक लेविटेशन का मतलब इस तरीके से होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा करके और या फिर आप इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करते हो जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में गैप आता है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को हवा में उठा देता है। ठीक है, जैसे मैग्लेव ट्रेन का कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो तो वो इस पे ही काम करता है। तो मैग्नेटिक लेविटेशन भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो मोर और लेस आंसर आपका ए हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।